क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट करते हैं। हमारा है 39वां प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ए, सूची 1 में ए है, होली है। बी, पीछे मत फेंकिए। सी, मेरी जन्मभूमि। डी, परंपरा बंधन नहीं है। तो अब सूची 2 में हम देख लेते हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। अब हमें दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो हम मिला लेते हैं कि होली है किसका है, तो ए का 3 होली है प्रताप नारायण मिश्र जी का है। तो ए का 3 हमें किस विकल्प में मिल रहा है? विकल्प नंबर सी में हमें ए का 3 मिल रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आंसर नंबर सी हमारा सही है। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 40। इसमें भी हमें सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो हमारा सूची 1 में प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो। बी है, लागे सधी न काहू करी, ये ए का ही है। बहुविध चित्र बनाए के हरि रच्यो क्रीड़ा रास, जेहिन इच्छा झूलवे की ऐसी बुद्धि के ही पास। सी है, थारो रूप देखा अटकी, कुल कुटुंब सजड़ सकल बार बार हटकी। डी है, गुर नित मोहि प्रबोध दुखित, देगी आचरण मम, मोहि उपजई अति क्रोध, दम्भी नीति की भावई। अब हम देख लेते हैं कि कौन किसका है। नीचे हमें सही कूट का चयन करना है। तो प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो, लागे सधि न काहू करी। ये हमें भाषा से ही जैसा कि समझ में आ रहा है, ब्रज भाषा है, तो सूरदास जी की पंक्तियां हैं। अब हम ए का 1 देखते हैं किस विकल्प में मिलता है। तो हमें ए का 1 विकल्प नंबर सी में मिल गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 41। पुरूरव पुरस्तम परेहि, दुरापना वात इवाह मस्मि। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी तैत्तरीय उपनिषद, डी ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद पर इसका बीज भाव ऋग्वेद है। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सूची मिलाने का। तो श्रृंगार मंजरी, सूची 1 में श्रृंगार मंजरी, बी साहित्य सार, सी रस सारांश, डी प्रेम चंद्रिका। तो रस सारांश हम सभी को पता है कि भिखारी दास की रचना है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे सी का 4 किसमें है। तो सी का 4 हमें ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है, मतलब हमारा सही आंसर है बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो इससे हमें समझ में आया कि श्रृंगार मंजरी किसका है। श्रृंगार मंजरी है ए का 4। ए का 2 श्रृंगार मंजरी चिंतामणि का है, साहित्य सार मतिराम का है, रस सारांश भिखारी दास का है और प्रेम चंद्रिका देव का है। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? यूनानी, लैटिन, फारसी और अरबी। तो कौन सी भाषा नहीं है आर्य भाषाओं में शामिल? इसका सही आंसर है अरबी। अरबी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है, जबकि यूनानी, लैटिन तथा फारसी आर्य भाषा वर्ग में शामिल है। अरबी भाषा, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी दे देती हूँ। इसमें हमारा सही आंसर है आंसर नंबर डी, हमारा सही आंसर है।
इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देती हूँ कि अरबी भाषा सामी परिवार की भाषा है। इसमें इब्रानी, अरबी, प्राचीन सुमेरियाई शामिल है। इसका क्षेत्र मिस्र, अल्जीरिया, बहरीन, जिबूती, इराक, ईरान, येमेन, कुवैत, मोरक्को, नाइजीरिया इत्यादि अरब देशों में अरबी भाषा बोली जाती है। तो अरबी भाषा का भाषा परिवार क्या है? शामी परिवार की भाषा है ये। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से उपन्यास निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं हैं? एक, सीमाएं टूटती हैं। 3, शतरंज के मोहरे। 2, एकदा नैमिषारण्य। और 4, कथा कहो उर्वशी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4, सीमाएं टूटती हैं, कथा कहो उर्वशी हमारा सही आंसर है। शतरंज के मोहरे और एकदा नैमिषारण्य ये दोनों रचनाएं अमृतलाल नागर की हैं। बाकी सीमाएं टूटती हैं श्रीलाल शुक्ल की है और कथा कहो उर्वशी के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं। और अमृतलाल नागर द्वारा और भी उपन्यास हैं रचे हुए, जिनमें से है अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजर नयन, बिखरे तिनके इत्यादि। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। तो विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बी, रघुवीर सहाय। सी, गिरिजा कुमार माथुर। डी, कीर्ति चौधरी। तो विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक गिरिजा कुमार माथुर की कविता मंजीर से प्रेरित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, हमारा आंसर नंबर सी सही है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि मंजीर जो है गिरिजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह है। गिरिजा कुमार माथुर के और भी बहुत सारे काव्य संग्रह हैं, जिसमें नास और निर्माण है, धूप के धान है, शिलापंख चमकीले हैं, छाया मत छुओ न मन है, साक्षी रहे वर्तमान है, मैं वक्त के हूँ सामने इत्यादि हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के कुछ प्रमुख रचनाएं मैं आपको बता देती हूँ। काठ की घंटियां, बांस का पुल, कुआनो नदी, सूनी नाव, जंगल का दर्द इत्यादि। रघुवीर सहाय के सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। कीर्ति चौधरी के भी थोड़े रचनाओं के बारे में बता देती हूँ। वे कैसे दिन थे, आगत का स्वागत, खंडहर का पौधा आदि। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं अपने। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए, दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहब अंबेडकर का दर्शन है, क्योंकि अंबेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। हमारा सही आंसर सी है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय से पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय से पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? ए, प्रेयसी रूपवती है। बी, प्रेयसी के लिए उपयुक्त उपमान नए हैं। प्रेयसी निर्दय है। प्रेयसी के प्रिय के प्रति अनुकूल है। प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। तो हमारा आंसर है सी। जैसा कि हमको ये पंक्ति पढ़ के ठीक ठीक पता चल रहा है।
अब हम इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? मुन्नर, सुम्मर, सुदेसर, मुनेसर। तो जो सुदेसर नाम का पात्र है, ये मुर्दैया में लेखक के परिवार से संबंधित नहीं है। सुदेसर जो पात्र है, इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो हमारा सही आंसर क्या है? सुदेसर। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 49वां नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। आपने अगर चंद्रगुप्त नाटक पढ़ा हुआ है तो यह कथन जो है चाणक्य वररुचि से कहता है कि चाणक्य उस समय जेल में बंद थे, तो वो जेल में आकर के चाणक्य से कहते हैं कि मैं आपको छुड़ा सकता हूँ अगर आप मेरी पुस्तक लिखने में मेरी मदद करें तो चाणक्य ने सीधे सीधे मना कर दिया कि नहीं, मैं तो यही कथन वो कहते हैं और कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं पहले मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। नंद ने चाणक्य को बंदी बना लिया था और नंद के ही राज दरबार में वररुचि रहते थे। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 50। ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? तो हमारा ऑप्शन है ए बिहारी सतसई की टीका, भगवान दी, कवि प्रिया की टीका, हरिचरण दास, रामचंद्र की टीका, जानकी प्रसाद, रसिक प्रिया की टीका, ईश्वरी प्रसाद। तो हमारा सही आंसर है रसिक प्रिया की टीका। ईश्वरी प्रसाद नारायण ने नहीं लिखी है, बल्कि रसिक प्रिया की टीका सूरत मिश्र ने लिखी है, जो कि एक रीतिकालीन कवि हैं, उन्होंने लिखी है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो रसिक प्रिया की टीका है वो सूरत मिश्र जी ने लिखी है। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? ए आदिम रात्रि की महक, पंचलाइट, तीसरी कसम, रस प्रिया। तो कौन सी कहानी ठुमरी संग्रह में नहीं है? आदिम रात्रि की महक कहानी ठुमरी संग्रह में नहीं है, जबकि तीसरी कसम, पंचलाइट तथा रस प्रिया कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। ठुमरी कहानी संग्रह के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। आदिम रात्रि की महक एक कथा संग्रह है। इस संग्रह में कुल 14 कहानियां संकलित है। इसके लेखक भी फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तो हमारा इसका आंसर है तत्सम। बाकी तीनों के ऑप्शन से इंसा अल्लाह खां ने अपने भाषा को मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। जैसे उन्होंने अपने रानी केतकी की कहानी लिखते समय उन्होंने कहा था कि मैं बाहर की बोली, गंवारी और भाखापन मतलब संस्कृत मिश्रित बोली से अपनी रचना को मुक्त रखने के लिए मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी उन्होंने। और इनकी भाषा को इंसा अल्लाह खां की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने चटकीली मटकीली तथा मुहावरेदार भाषा कहा है। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 53। तो पर वार उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? ए राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती है। बी नायक की बेवफाई के कारण उससे दूर रहने की सलाह देती है। सी नायक की धृष्टता के कारण मान करने को कहती है। डी राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। तो इस दोहे में सखी राधा जी से कह रही है कि इस दोहे में सखी राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है।
हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्नों को ध्यान से देखने से प्रश्न हमें याद हो जाते हैं। तो ये पंक्ति जो है वो बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से ली गई है। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से क्या क्या केसर दास के बारे में सही है? वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है। इनकी कृति वीर सिंहदेव चरित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 और 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 सही है। मतलब वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे और इनकी कृति वीर सिंह देव चरित है। तो हमारा आंसर नंबर डी सही है। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले और आखिरी प्रश्न पे आते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। 1 गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मतलब हमें किसका जो है जन्म समय जन्म काल के अनुसार कौन सबसे पहले आते हैं, हमें ये बताना है। श्रीधर पाठक 1859 में आते हैं। 1859 में आते हैं। रामनरेश त्रिपाठी 1889 में आते हैं। तो हम देख लेते हैं श्रीधर पाठक 1859, 2 नंबर किस में पहले है। तो हमें ए में ही मिल गया, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1864 में आते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। अगला सेशन हम कल लेकर के आएंगे। इसका अगला पार्ट आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। तो बने रहें हमारे साथ गीतांजलि हिंदी पर।